वेलकम टू कंपस ऑफ विजडम। आज हम स्टोरी ऑफ विजडम शो में डिस्कस करेंगे स्टोरी फ्रॉम एसॉप फैबल द एंट एंड द ग्रास हॉपर। कंपस ऑफ विजडम प्लेटफॉर्म पर अगर आप नए हैं तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टोरी ऑफ विजडम क्या है, उसका फॉर्मेट कैसा रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसमें से जो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स निकल के आते हैं जो कि हेल्प करते हैं हमें कंपस ऑफ विजडम को डिवाइस करने के लिए अपनी लाइफ के उन 3 एरियाज़ में जिसके लिए प्लेटफॉर्म हमने क्रिएट किया है। अगर आप कंपस ऑफ विजडम प्लेटफॉर्म पर नए हैं तो ज़रूर चेकआउट कीजिए हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि यूट्यूब चैनल जो हमारा है कंपस ऑफ विजडम उस पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या चैनल पे आप जाकर डायरेक्ट उसको सर्च भी कर सकते हैं। फिर हम उसमें जो कंपस ऑफ विजडम की डायरेक्शनल मीनिंग होता है उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसकी एप्लीकेशन हमारे जो 3 स्पेसिफिक फील्ड एरियाज़ हैं जिसके लिए कंपस ऑफ विजडम में हम डिस्कशंस करते हैं, यानी कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी, वो किस तरीके से काम करता है वो डिस्कस करेंगे। रियल लाइफ एग्जांपल जो कि रेलिवेंट होगा इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए वो डिस्कस होगा। देन कम्स द एआई रिस्पॉन्सेज जो कि आजकल एआई जो हमारी डेली सर्च एंड अंडरस्टैंडिंग का पार्ट बनता जा रहा है उसका इसको लेके कैसा रिस्पॉन्स है, इस स्टोरी को लेके वो इन 3 फील्ड एरियाज़ में कैसे कनेक्ट करता है, उसने क्या रिस्पॉन्ड किया वो हम डिस्कस करेंगे। एंड फाइनली बुक्स जो हेल्प कर सकती हैं हमारी इस स्टोरी से रिलेटेड जो भी निकल के आ रहा है टॉपिक उसको समझने और डिस्कस करने में। तो आज का शो हम शुरू करते हैं रीडिंग द स्टोरी। जो कि आज की हमारी स्टोरी है वो है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। पहले हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे और फिर उसका हिंदी में ट्रांसलेशन, और फिर हम निकालेंगे उसमें से कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल वेरिएबल्स। तो स्टोरी कुछ इस तरीके से है। एसॉप फैबल की स्टोरी है द एंट एंड द ग्रास हॉपर। One bright day in late autumn, a family of ants were bustling about in the warm sunshine, drying out the grain they had stored up during the summer, when a starving grasshopper, his fiddle under his arm, came up and humbly begged for a bite to eat. "What?" cried the ants in surprise. "Haven't you stored anything away for the winter? What in the world were you doing all summer?" "I didn't have time to store up any food," whined the grasshopper. "I was so busy making music that before I knew it, the summer was gone." The ants shrugged their shoulders in disgust. "Making music for you?" they cried. "Very well, now dance." And they turned their backs on the grasshopper and went on with their work. And the moral of the story that is mentioned is there's time for work and a time for play. ये इंग्लिश में वर्जन है। अब इसको हिंदी में मैं ट्रांसलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि ये रेलिवेंटली समझ आ सके हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस को कि पतझड़ के एक बहुत ही अच्छे दिन जब सूरज निकला हुआ था, चींटियों की एक परिवार बहुत मेहनत कर रहा था उस ग्रेन को जो उन्होंने इकट्ठा की थी पूरी गर्मियों में खाने के लिए, उसको सुखाने में ताकि वो उसे सर्दियों में खा पाए। तो वहाँ पर एक बहुत ही भूखा ग्रासहॉपर जिसके पास एक वायलिन था उसको लेकर आता है, उनसे बहुत ही विनम्रता से बोलता है कि क्या आप मुझे खाने के लिए कुछ अनाज दे सकते हैं। जिस पे चींटियाँ बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होती हैं, हैरान रह जाती हैं और उससे पूछती हैं कि क्या तुमने कुछ भी स्टोर नहीं किया सर्दियों के लिए, तुम पूरी गर्मी में कर क्या रहे थे। जिसका रिस्पॉन्स में ग्रासहॉपर कहता है कि मेरे पास स्टोर करने के लिए ना टाइम नहीं था, मैं संगीत बनाने में बिज़ी था और जब तक मेरे को पता चलता कि गर्मियाँ चली गई हैं बहुत देर हो चुकी थी। जिस पर चींटियाँ बहुत ज़्यादा दुखी होती हैं, डिस्गस्ट फील करती हैं और कहती हैं कि अगर तुम म्यूज़िक बनाने में बिज़ी थे तो अब उस पर नाचो बैठ के। और वो बिना कोई दया दिखाए ग्रासहॉपर से अपना मुंह मोड़ के अपने काम में वापस लग जाती हैं। और मॉरल दिखाता है कि हर चीज़ का एक समय होता है, काम का भी और खेल कूद का भी। तो
ये थी स्टोरी द एंट एंड द ग्रास हॉपर, जो कि फेमस एसॉप फैबल्स, जो कि बच्चों के लिए लिखी हुई कहानियाँ हैं, उसमें से हमने ली है। अब इसमें से जो दो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल निकल के आते हैं, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो इसमें से जो वेरिएबल्स निकल के आए, कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, वो कुछ इस तरीके से हैं। एक है सर्कमस्टांसेस, अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि इस केस में था सर्दियों का मौसम का आना। लेकिन दूसरा जो कंट्रोलेबल वेरिएबल है, वो कुछ है इस तरीके से कि आपके जो एफ़र्ट्स हैं, आपकी जो प्रिपरेशन है, उसमें जो एफ़र्ट्स लगने वाले हैं, वो आपका कंट्रोलेबल वेरिएबल रहेगा। तो अब ये जो दो वेरिएबल्स हैं, इन्हीं को लेकर हम कंपास ऑफ विजडम, जो कि हमारा कंपास है जिससे हम सेंसिबल डायरेक्शन पता लगाते हैं, अपने इन 3 फील्ड एरियाज़ एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी पर अप्लाई करने के लिए, वो कुछ इस तरीके से काम करेंगे। तो उसमें जो साउथ डायरेक्शन निकल के आती है, वो ये दर्शाती है कि भले ही अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हों और आपने कोई प्रिपरेशन नहीं की है उसके लिए, तो अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस हैं और आपने भी कोई प्रिपरेशन की है, तो ये होती है डिफ़ॉल्ट स्टेट, जो कि उस ग्रास हॉपर की स्टेट थी, जिसमें वो अब कुछ नहीं कर सकता था। सर्दियाँ भी आ गई थी और उसके पास कोई खाना भी नहीं था। ये हम सब की डिफ़ॉल्ट स्टेट होती है, हर एक तीनों जो हमारे फील्ड हैं, उनमें ये हमारी डिफ़ॉल्ट स्टेट रहती है। फिर आती है वेस्ट डायरेक्शन, जो कि कंपास पे ये दर्शाती है, जिसको हम कहते हैं यूज़लेस स्टेट, जहाँ पर आपको ये तो पता होता है कि सर्कमस्टांसेस किस तरीके के आने वाले हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें कोई प्रिपरेशन नहीं करते हो, तो ये एक यूज़लेस स्टेट हो जाती है। क्योंकि मान लीजिए आपको पता था कि आप सर्दियाँ आने वाली हैं, आपको भूख भी लगेगी, लेकिन फिर भी आपने अनाज के लिए कोई तैयारी नहीं की, आपने अपने लिए अनाज इकट्ठा नहीं किया, तो ये वो यूज़लेस स्टेट बनती है जिसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हो अब, भले ही आपको कितना भी पता हो। ये बहुत ही बुरी स्टेट हो जाती है, क्योंकि ये पता होने के बाद भी आपने नहीं किया, तो ये यूज़लेस स्टेट कहलाती है। देन कम्स द नॉर्थ डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू कंपास ऑफ विजडम, जो कि ये दिखाती है कि आइडियल स्टेट क्या होनी चाहिए, कि आपको सर्कमस्टांसेस का भी पता था और आपने प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से की थी। तो इसमें आप ज़्यादा डिस्कशन के लिए कुछ बचता नहीं, ये आइडियल स्टेट होती है। इसमें तो एंट्स थी ही, जो चींटियों का ग्रुप हमने देखा था, परिवार, वो इसी स्टेट में था। लेकिन अब जो ईस्ट यानी कि हमारी जो सेंसिबल डायरेक्शन है, जिसके लिए कंपास ऑफ विजडम डिवाइस किया गया है, जिसके ऊपर हमें एज अ ऑडियंस या जो भी हम इस कंपास ऑफ विजडम से जुड़े हैं, उनको ध्यान देना है, वो है ईस्ट डायरेक्शन, जहाँ पर भले ही आपको ना पता हो कि किस चीज़ के लिए कैसे सर्कमस्टांसेस बनने वाले हैं, लेकिन आप उसके लिए प्रिपरेशन ज़रूर करते हैं। वो कौन सी प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन से होता क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे अब आने वाले सेक्शन में, जब हम एप्लीकेशन देखेंगे इस वाले कंपास जो हमने डिस्कस किया उस डायरेक्शन की, एजुकेशन में, ऑक्यूपेशन में और स्पिरिचुअलिटी। अब हम डिस्कस करेंगे जो हमारी सेंसिबल डायरेक्शन निकल के आई है, यानी कि आप प्रिपरेशन ज़रूर करते हैं, क्योंकि वो हमारी कंट्रोलेबल वेरिएबल है, उसके ऊपर हम एक्शंस ले सकते हैं। और वो एक्शंस क्यों इम्पॉर्टेंट है, अब हम वो देखेंगे कि एजुकेशन में प्रिपेयर्ड एफर्ट्स जो हम डालते हैं, एक स्टूडेंट को डालना चाहिए, या एक जो भी व्यक्ति कुछ सीखना चाहता है उसे डालना चाहिए, वो प्रिपेयर्ड एक्शंस उसके कंट्रोलेबल वेरिएबल बन जाते हैं। अनकंट्रोलेबल सर्कमस्टांसेस बहुत सारे हैं, कि जो उसके मंथली एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, यूनिट टेस्ट आ रहे हैं, वो एग्ज़ाम्स में क्या आएगा उसे वो नहीं पता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कौन से वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस होंगे। लेकिन उन सब्जेक्ट में जो क्वेश्चंस है, जो सब्जेक्ट से एजुकेशन निकालनी चाहिए, उसे समझना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन, उसके लिए रोज़ स्टडी करना, वो उसे स्टूडेंट का कर्तव्य बन जाता है। तो वो प्रिपरेशन जो करता है स्टूडेंट, उसको कभी भी भले ही एग्ज़ाम कितना भी टफ़ हो या इजी आए, कभी भी वो एग्ज़ाम आ जाए, वो उसके लिए प्रिपेयर रहता है। सेम विद द ऑक्यूपेशन, कि आप जो स्किल्स गेन्स करते हो, स्किल गेन करते हो अपने, उसमें जब आप जो भी काम कर रहे हो, एक स्पोर्ट्स पर्सन हो, एक डॉक्टर हो, एक एथलीट हो, या आप किसी भी फील्ड एरिया में हो, घर संभालते हो, जो भी आप काम कर रहे हो, उसमें आपको जो स्किल्स चाहिए होंगे, उसके लिए आप प्रिपरेशन ज़रूर करते हो, उसे समझने के लिए, उसे जानने के लिए। सेम सेंसिबल आपको डिसीजन लेना होगा स्पिरिचुअलिटी को लेकर, जहाँ पर अपनी प्रैक्टिसेस जो हैं, आपको जिनको समझने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी खुद को जानने, खुद को समझने में,
तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी में प्रिपेयर्डनेस की इम्पोर्टेंस आ जाती है। मेजर एरियाज़ जो होते हैं जिनके बारे में हमें प्रिपरेशन करनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होते हैं कि आपको सबसे पहले तो ये जानना होता है कि आप वो चीज़ कर क्यों रहे हो। यानी कि आप जब भी कुछ सीखने जा रहे हो तो वो आप क्यों सीखने जा रहे हो, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो आप उसकी प्रिपरेशन करते हो कि आपको क्लैरिटी रहे समझ आने की कि आप ये सब क्यों कर रहे हो। फिर आता है कि आप उसको किस तरीके से करेंगे, उसके जो राइट रूल्स होते हैं, यानी कि कुछ सब्जेक्ट जो आप पढ़ना या समझना चाहते हो उसमें किस तरीके से सही चीज़ें होती हैं, उनको जानने के लिए जो आपको प्रिपरेशन करनी है, उनके बारे में कुछ पढ़ना है, किसी से डिस्कशन करनी है, उसके रिलेटेड आपको कुछ डेटा इकट्ठा करना है, तो वो कौन से ऐसे रूल्स हैं या कौन सी ऐसी डेफिनेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए तीनों एरियाज़ में। आपके पढ़ाई में भी, आप जिस चीज़ को सीख रहे हो उसके बारे में, आपके काम में भी, जो काम आप कर रहे हो उस काम को किस तरीके से सही तरीके से किया जा सकता है, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट लाई जा सकती है, उसके बारे में प्रिपरेशन करना। और आध्यात्मिकता में भी, जहाँ पे आप खुद को जानने के लिए, यहाँ पे इस दुनिया में क्या चल रहा है इसको सही तरीके से समझने के लिए आप जो भी आपको सही ज्ञान चाहिए होगा उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो। हैरान नहीं रह जाते हो, जैसे वो ग्रास हॉपर हैरान रह गया था कि मैंने तो तैयारी की नहीं, अचानक से सर्कमस्टांसेस चेंज हुए और उसके लिए वो तैयार नहीं था। तो ये वो मेजर एरियाज़ हैं। अब प्रिपरेशन करने का फ़ायदा जो हम किन एरियाज़ में देखा गया है ना, उस पर थोड़ी सी डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए ताकि हमें इसकी इम्पोर्टेंस और ज़्यादा अच्छे से समझ आए कि ये सेंसिबल डिसीजन जो हम ले रहे हैं टू प्रिपेयर आवरसेल्व्स इन स्पाइट ऑफ नॉट नोइंग व्हाट काइंड ऑफ सर्कमस्टांसेस जो हमारी लाइफ में आने वाले हैं तीनों एरियाज़ में, तो वो कौन से इम्पॉर्टेंट एरियाज़ हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए अगर हम समझेंगे तो उसको चैलेंजेस जो आते हैं एक स्टूडेंट की लाइफ में, जब वो पढ़ाई कर रहा होता है या कुछ ज्ञान ले रहा होता है, या हम भी जब कुछ नया सीखने निकलते हैं तो हमें नहीं पता होता कि किस तरीके की चीज़ें उसमें आने वाली हैं। तो हम उन चैलेंजेस के बारे में जब हम प्रिपरेशन करते हैं ना, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस में हेल्प मिलती है। हम कंसिस्टेंट स्टडी हैबिट्स बना पाते हैं, टाइम मैनेजमेंट के बारे में समझ पाते हैं। जैसे चींटियों ने मौसम को सही तरीके से आँक कर वो लगी रही, उन्हें नहीं पता था कि वो ग्रेन जो वो खाने वाली हैं, जो उन्होंने इकट्ठा किया है, वो कहाँ से आने वाला है, लेकिन वो उसे ढूंढती रही पूरी गर्मियों में, ताकि सर्दियों में जब वो उनको भूख लगेगी तो वो ग्रेन उनके पास ऑलरेडी स्टोर्ड होगा। इसी तरीके से हम जब स्टूडेंट होते हैं, हमारी जो स्टडी हैबिट्स है, टाइम मैनेजमेंट है, मॉक एग्ज़ाम्स आते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं उस प्रिपरेशन के लिए। जो रियल एग्ज़ाम जब होगा, जब उस सब्जेक्ट के बारे में हमसे पूछा जाएगा या उसकी एप्लीकेशन कभी हमें करनी होगी, तब हमारी वो प्रिपरेशन हेल्प करने वाली है। और जो प्रेशर बन जाता है अचानक से, जैसे मान लीजिए एक स्टूडेंट को अचानक से ही ये बताना है कि उसने जो सब्जेक्ट्स पढ़े उसमें किस तरीके का जो था लेसन्स थे वो एक्सप्लेन करना है उनको जाके किसी को, या कहीं पे उसकी एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्रिकेटर है, उसको अगर हम पूछें कि क्या तुमने बहुत अच्छे से बॉलिंग की प्रिपरेशन की है, तो एक मैच आने वाला है जिसमें तुम्हें बहुत अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, पहले शुरुआत के ओवर्स ही तुम्हें डालने हैं, लेकिन उसने उसके लिए कभी प्रिपरेशन नहीं की। वो उसने बॉलिंग प्रैक्टिस तो की लेकिन इतनी नहीं की जितनी रिक्वायर्ड थी। तो अचानक से वो आया हुआ ये हाई प्रेशर उस स्पोर्ट्स पर्सन के लिए अच्छा नहीं रहेगा एज अ डेवलपमेंट साइकिल में। लेकिन अगर वो प्रिपेयर्ड रहता तो वो एक चैलेंज उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाता। सेम वे ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो स्टूडेंट के लिए ओपन होती हैं, जैसे कि को करिकुलर एक्टिविटीज़, एग्ज़ाम्स होते हैं, एंड जो नेशनल उसमें होते हैं लीग्स वगैरह, उनके लिए प्रिपेयर करते हो। तो आप जब स्टूडेंट ऑलरेडी आप सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ रहे होते हैं, आपको थॉरो नॉलेज होती है, तो उससे रिलेटेड कोई भी आपको क्विज़ वगैरह आ जाए तो आपको वो अपॉर्चुनिटी की तरह ही लगता है। फिर इसमें एडवांटेज क्या होती है कि कई बार स्कॉलरशिप्स निकलती हैं जहाँ पर स्टूडेंट से का चेक किया जाता है कि कौन से स्टूडेंट हैं जो सब अपनी पढ़ाई को लेकर सच में बहुत सीरियस हैं। तो जितना वो अच्छी प्रिपरेशन रखते हैं ऑलरेडी अपनी, उतना ही वो प्रिपेयर्ड रहते हैं कि अचानक से अगर उनका स्कॉलरशिप टेस्ट हो जाते हैं या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी बनती है जहाँ पर उनको कॉम्पीट करना होगा रिलेटेड टू दैट सब्जेक्ट जिसके वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो वहाँ पर बहुत अच्छे से उस अपॉर्चुनिटी को कैच कर पाते हैं और उसका पूरा फ़ायदा ले पाते हैं।
इसमें उनकी लॉन्ग टर्म रेजिलियंस भी बढ़ती है, जिसमें उनको जैसे ये उम्र के एक पड़ाव की बात नहीं है कि आप सिर्फ स्कूल तक या कॉलेज तक ही स्टूडेंट रहे। आप अभी भी आज जो मेरी बात आप सुन रहे हैं, जिस भी समय आपको कुछ ना कुछ नया सीखना होगा किसी ना किसी फील्ड में, क्योंकि हम हर फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है, हमें हर फील्ड की इन डेप्थ जानकारी नहीं है। तो जब भी कोई एप्लीकेशन नहीं आती है, कुछ नया आपको ड्राइविंग सीखनी है, आपको कुछ नया कुकिंग सीखनी है, या आपको कुछ नया किसी को समझाना है, अपनी कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट करनी है, तो आपको कुछ ना कुछ नया सीखना पड़ेगा। और वो नया सीखने के लिए आपको नहीं पता कि वो सर्कमस्टांसेस कब बनेंगे, तो ये बेटर यही रहेगा कि आप अपने आप को प्रिपरेशन वाले मोड में डालें। प्रिपेयर कैसे करना है उसके लिए भी आपको आज से ही सोचना और समझना पड़ेगा, ताकि आप इसके लिए तैयार रहें। एक एम्प्लॉय के लिए ये कैसा हेल्पफुल रहता है, यानी कि जो भी कोई काम आप कर रहे हैं उसमें ये कैसे हेल्पफुल रहता है वो देखते हैं। कोई भी क्राइसिस आता है तो वो आपके करियर के ऊपर इफ़ेक्ट ना करे, उसमें सबसे अच्छा यही रहता है कि आप जो काम कर रहे हैं उसको बहुत मन लगा के समझें और करें, ताकि आप प्रिपेयर रहें कि जो भी क्राइसिस आने वाला है उसके लिए ऑलरेडी आप नॉलेज कहाँ से ले सकते हैं, टूल्स कहाँ से सीख सकते हैं, ताकि आप अपस्किल करके उस प्रोफेशनल में बने रहें। आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स बढ़ती हैं, जिसमें आप प्रिपेयर्ड रहते हो, तो ऑलरेडी जैसे ही प्रॉब्लम आती है तो आपके पास ऑलरेडी उतनी ज्ञान और जानकारी होती है जिससे आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, जिससे अनसर्टेनिटी और ख़ुद को शांत बनाए रखने का बहुत ही सिंपल सा तरीका रहता है। और टाइट डेडलाइंस में भी आप अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, क्योंकि आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अचानक से आप जो काम कर रहे थे, आप उसके रिलेटेड सारी जानकारी साथ साथ इकट्ठी कर रहे थे कि इसको किस तरीके से करना है। अचानक से ही आप जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ के लोग आपको पूछते हैं कि हमें अब इस काम को लेके ना, जो भी काम जिस तरीके से हमने किया ये आपको सिखाना भी पड़ेगा एक नई टीम को। तो ये एक ओवरवर्क तब बन जाएगा जब अचानक से ही आपके पास समय नहीं होगा कि नई टीम आ रही है और उसे सिखाना भी है और आपको अपना काम भी ख़त्म करना है। लेकिन आपने जो साथ साथ प्रिपरेशन की थी ऑलरेडी, वो आपको मदद कर गई कि आपने जो नई टीम आई उसको जल्दी से जल्दी जो डाटा आपने इकट्ठा किया था, जिस तरीके से काम होना चाहिए, वो आपने उस नई टीम को प्रोवाइड किया और फ्री हुए। तो ये आपके लिए क्राइसिस में एक अपॉर्चुनिटी की तरह काम किया। आपकी मोबिलिटी बढ़ती है इसमें, यानी कि आप रेडी होते हैं तो आपको नए नए रोल्स में, लीडरशिप रोल्स में जब मौका दिया जाना चाहिए, आप उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं कि किस तरीके से आप अपने आप को कंडक्ट करेंगे। ये कुछ हेल्पफुल एरियाज़ हैं जो दिखाई देते हैं सीधे सीधे। स्पिरिचुअलिटी में एक सीकर के लिए ये जो कहानी है प्रिपेयर्डनेस वाली, ये किस तरीके से हेल्प करती है वो देखते हैं कि जब आप ये डेली प्रैक्टिसेस जो करते हैं, अपनी इनर स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं, अपनी स्थायित्व को बढ़ाते हैं, वो प्रिपरेशन से ही होता है। तो जब वो स्थायित्व आपका बढ़ जाता है तो कितने भी बाहर से इमोशनल अपील्स आएँ, कोई नए लोग आएँ, जो करंट लोग हैं वही आपकी लाइफ में कुछ मुश्किल क्रिएट कर दें, कुछ ऐसी कंडीशंस आ जाएँ, तब भी वो जो प्रिपेयर्डनेस थी आपकी, जो साधना आपने की थी, जो ज्ञान आपने इकट्ठा किया था, जो जिन चीज़ों के बारे में आप सोचा करते थे, वो अचानक ही आपको एप्लीकेशन में लाने को मिलते हैं और आप उसमें शांति से, वही जो तूफ़ान बहुत मुश्किल आपको कर सकता था, आप उसमें से अपने आपको बहुत आराम से निकाल के ले जाते हैं। आप रिएक्टिविटी से बाहर निकल जाते हैं। रिएक्टिविटी यानी कि अचानक से इम्पल्स में आकर कुछ रिएक्ट करना। वो रिएक्टिविटी की जगह जब आप प्रिपेयर होते हैं, आपने ज्ञान इकट्ठा किया है, आपने साधना किया, आपको समझ आया है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो आपको रिएक्शन देने की जगह रिस्पॉन्स देना हो जाता है वहाँ पर। तो स्पिरिचुअलिटी में ये फ़ायदे हो जाते हैं प्रिपेयर करने के, और आपका फेथ भी डीपन होता है, यानी कि चाहे कितना ही मुश्किल समय आ जाए, आपको पता रहता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो आपको जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, वो आपके अंदर हिम्मत और ताकत भरती है इन सभी मुश्किलों से निकलने के लिए। तो ये वो कुछ एरियाज़ से, इंपॉर्टेंट एरियाज़ इन तीनों फील्ड से रिलेटेड, जहाँ पर ये स्टोरी डायरेक्टली हमें दिखाई देती है कि अप्लाई कर रही है। ये जो हमारा अनकंट्रोलेबल वेरिएबल था, सर्कमस्टांसेस वाला, जो कभी भी पलट सकते हैं, कभी भी हमें उसके बारे में ज़्यादा जानकारी है नहीं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें नहीं पता था कि कोरोना वायरस जो आया 2020 में वो कितना वो हार्ड हिटिंग हो सकता था। लेकिन जो कंट्रीज़, जो इकोनॉमीज़
अपने मेडिकल और हेल्थ केयर के ऊपर बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके रखती थी, जिन्होंने अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और उसके ऊपर काम किया हुआ था, उनके ऊपर इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट हमें नहीं दिखा। लेकिन जो कंट्रीज़ बिल्कुल प्रिपेयर नहीं थी, वहाँ पर हमने देखा कि बहुत ज़्यादा सीवियर इम्पैक्ट हुए उनके इकोनॉमिक एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स के ऊपर, जो कि आज भी हम जिसको भुगत रहे हैं। सेम विद हमारे साथ खुद भी हुआ। हम जो लोग अपनी इम्यूनिटी और अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, अपनी हाइजीन के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं रखते थे, वो सबसे तेज़ी से इम्पैक्ट होने के, वल्नरेबल होने के उसमें रहे थे जब ये कोरोना वायरस या ऐसी बीमारियां जब फैलती हैं। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी, जिन लोगों की हेल्थ उस लेवल की नहीं है, जो ग्रास हॉपर की तरह मज़े करते फिर रहे हैं, कुछ भी खा लिया, किसी भी तरीके से अपना जीवन जी लिया, उन सब की हेल्थ के ऊपर बहुत तेज़ी से इम्पैक्ट आता है जब इस तरीके की बीमारियां आती हैं। तो ये एक लाइव एग्जांपल था जहां हमने देखा कि अगर हम प्रिपेयर्ड रहते खुद के लिए भी, तो हम इन बीमारियों से बच के तुरंत निकल जाते और वो बीमारियां इतना ज़्यादा हम पर इम्पैक्ट नहीं करती। अब जो रियल लाइफ एग्जांपल जो मैं इस डिस्कशन के बाद आप सबसे शेयर करना चाहूँगा, वो कुछ इस तरीके से मेरी खुद की लाइफ से है वो, कि जब मैं कॉलेज में एंटर करने ही वाला था, उससे पहले एक कॉलेज में ही सीनियर मेरे एक नोन वो थे, कज़न टाइप व्यक्ति, जिन्होंने सिर्फ एक सलाह मुझे दी थी कि 3rd 4th ईयर में जब कंपनीज आती हैं टू टेक योर इंटरव्यू, उनको एक अच्छा वेल अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश समझने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। तो उसकी प्रिपरेशन किस तरीके से, सिंपल तरीके से हो सकती है। उन्होंने मेरे को एक ट्रिक दी थी कि जो भी तुम्हारी फेवरेट बुक्स हैं ना, किसी भी टाइप की, चाहे वो कॉमिक्स हों, चाहे वो सेल्फ हेल्प बुक्स हों, चाहे वो आपकी क्या बोलते हैं इंटरेस्ट एरियाज़ की बुक हों, स्पोर्ट्स हो गया, म्यूज़िक हो गया, मूवीज़ हो गई, कोई भी जहाँ पे भी इंग्लिश रिलेटेड आप आर्टिकल्स आपको मिल जाए, उनको आप ज़रूर पढ़ना शुरू कीजिए। जितना आपके पास फ्री टाइम है उसमें आप इंग्लिश के बारे में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए उन चीज़ों के बारे में, ताकि होगा क्या कि जितनी इंग्लिश आप पढ़ेंगे आपको कॉम्प्रिहेंशन बनाने में ईजी रहेगा। तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि बाकी बच्चों की तरह जो सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पर्टिकुलर इंजीनियरिंग स्किल्स के ऊपर मेहनत कर रहे थे, उनको अचानक से ही 3rd 4th ईयर में जब ये हुआ कि कंपनियां आने वाली हैं, तब उनको होश आया कि ये जो कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उनके ऊपर भी उन्हें काम करना पड़ेगा, पॉलिश करना पड़ेगा। लेकिन मेरे साथ ये केस हुआ कि मैं जो +1 +2 से ही उनकी बात सुनने के बाद जब ये करने लग गया था, मेरे पास 3 साल जैसे ही मैं फ्री टाइम मिलता था, फ्री टाइम क्लासेस के बाद या फिर घर पे आकर जब भी मैं फ्री हुआ, मैंने ऐसी बुक्स या ऐसे न्यूज़पेपर या ऐसे आर्टिकल्स उठा के ज़रूर पढ़े, ऐसे न्यूज़ चैनल्स ज़रूर देखे जहाँ पर इंग्लिश बोली और डिस्कस की जा रही थी, जिससे मेरे को तुरंत से जब वो एग्ज़ाम्स हुए कंपनी के लिए या किसी भी एप्टीट्यूड टेस्ट में, वहाँ पर जो भी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन रिलेटेड या कम्युनिकेशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते थे, उनमें मेरे को समझने में कोई मुश्किल नहीं हुई। मैं तैयार था, आई वॉज प्रिपेयर्ड। वो सिचुएशन मेरे लिए ज़्यादा टफ नहीं रही एंड मैं उस सिचुएशन में अच्छा स्कोर कर पाया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल था जो मेरी रियल लाइफ में मैंने देखा अपनी लाइफ में, कि प्रिपरेशन जो कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि कहाँ जाकर वो मेरे को बहुत अच्छा इम्पैक्ट करेगी, उसने बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिज़ल्ट दिए। ना मैं पैनिक हुआ, ना उस एग्ज़ाम की सिचुएशन में मेरे को टेंशन नहीं हुई। आई वाज एक्चुअली फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट कि इंग्लिश पढ़ने से ही मैं उसके सेंस और उसके कॉम्प्रिहेंशन को ग्रास्प कर पाता था। तो ये एक रियल लाइफ एग्जांपल हो गया। अब हम जानते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, यानी कि एआई रिस्पॉन्सेज, जो हमने एआई के ऊपर डाला कि आप ये जो स्टोरी है इसको कॉम्प्रीहेंड करके क्या आप बता सकते हैं कि एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में ये किस तरीके से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जो एआई ने रिस्पॉन्स किया वो कुछ इस तरीके से था, मैं एक एक करके पढ़ देता हूँ। ये हमने जितना भी ये फॉर्मेट डिस्कस हुआ है, ये ऑलमोस्ट वीडियो के साथ हमने वर्डप्रेस जो ब्लॉग है हमारा, वर्डप्रेस साइट है यानी compassofwisdom.wordpress.com, उस पर ये ब्लॉग डाला हुआ है। वहाँ पर आपको ये
सब कुछ डिटेल, यानी कि डायरेक्शन, जो कंपास ऑफ विजडम की डायरेक्शंस हैं उसका क्या मीनिंग है, ये पूरी यूट्यूब वीडियो, एआई के जो रिस्पॉन्सेज हमें मिले थे, बुक्स ऑफ विजडम जो हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाला, वो सब वहाँ पर मेंशन किया हुआ है। तो एआई का रिस्पॉन्स कुछ इस तरीके से था इस स्टोरी को लेके एजुकेशन के फील्ड में। तो एआई रिस्पॉन्ड करता है कि ये स्टोरी हमें समझाती है कि एक स्टूडेंट के लिए कंसिस्टेंट प्रिपरेशन एक कैसे एक बहुत अच्छा गुण है, कि वो अगर कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करेगा तो वो बहुत स्टेडीली चीज़ों को समझ पाएगा, लर्न कर पाएगा, चाहे कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए वो रेडी रहेगा उन चैलेंजेस के लिए जो अचानक से उसकी लाइफ में आते हैं, और वो कभी भी हो सकता है। यानी कि अचानक से लिए गए टेस्ट में हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गई, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, कुछ भी टाइप के एग्ज़ाम आ गए, तो वो प्रिपेयर रहता है। और ये सिर्फ एक स्टूडेंट के साथ नहीं, ये कोई भी आप किसी भी तरीक़ा का ज्ञान लेते हो ना, उसमें यही एप्लीकेशन है कि आपको अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है और आप उसका ज्ञान ले रहे हो, और उसमें प्रिपरेशन यही होती है कि बहुत ध्यान से उन चीज़ों को समझना और उनके लिए प्रिपेयर करना। एक शेड्यूल वाइज भी आप कर सकते हो, टाइम मैनेजमेंट भी उसका पार्ट हो सकता है। तो ये जब आप करते हो तो पेशेंस डेवलप होती है, एक फॉरसाइट आपको मिलती है कि किस तरीके से चीज़ें काम कर सकती हैं, और आप कंफर्ट और लेजर में भी अपने आप को कैसे रिस्पॉन्सिबली लगाए रख सकते हो इस समझदारी के साथ कि ये प्रिपरेशन करना कितना इम्पॉर्टेंट है। देन ऑक्यूपेशन के बारे में एआई का क्या रिस्पॉन्स रहा, कि ये स्टोरी हमें दिखाती है कि स्ट्रेंथ ऑफ परसिस्टेंस, यानी कि आप जब परसिस्ट करते हो तो उससे कितनी मजबूती आपको मिलती है, वो इस स्टोरी ने हमें दिखाया है कि चींटियाँ तैयार थी, उनके पास स्ट्रेंथ था, उन्हें कोई डर नहीं था, वो किसी के आगे गिड़गिड़ा नहीं रही थी, उन्होंने प्रिपेयर किया और वो खाने के लिए तैयार थी। सेम हम अपने कार्य क्षेत्र में भी कर सकते हैं कि हम अपने काम को इतने अच्छे से प्रिपेयर करें, उसको पूरा करें, उसके लिए हमेशा लगातार लगे रहें, ताकि अचानक से आई हुई मुसीबतों मुश्किलों में भी हम तैयार हों दृढ़ कॉन्फिडेंट तरीके से रिप्लाई करने के लिए। वैल्यू जो होती है प्लानिंग की, कोऑपरेशन की एंड इंटीग्रिटी, यानी कि आप जो काम कर रहे हो उसके प्रति आप कितने ज़्यादा सजग हो, ऑनेस्ट हो, वो इस स्टोरी के थ्रू हम देख सकते हैं, समझने की कोशिश कर सकते हैं। जैसे चींटियों ने हमें दिखाया कि वो बहुत ज़्यादा प्लानिंग और कोऑपरेशन के साथ अपने काम में लगी हुई थी, उन्होंने काम बहुत मन लगा के किया, और वो फिर ऐसी मुश्किल समय में भी अब उनको खाने पीने का कोई डर नहीं था। जबकि ग्रास हॉपर, जिसने कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, जो मज़े करता घूम रहा था, अपने मज़े के चीज़ों को इन्जॉय करता फिर रहा था, वो अब उसको बहुत मुश्किल होएगी इन सर्दियों में खाना ढूंढने और अपना समय निकालने के लिए। आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअलिटी में ये स्टोरी दिखाती है कि एक जो रिदमिक एक्शन होता है जिसमें हमारी इनर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, वो एक्शन किस तरीके से विजडम में कन्वर्ट होता है, जो हमारी ड्यूटीज़ को बिना किसी अटैचमेंट, यानी कि चींटियों को भी, जैसे उन चींटियों के परिवार को भी कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता था कि वो कर सकते थे। हम भी खुद अपनी लाइफ में अगर देखें तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम मज़े के लिए करना चाहते हैं, लेकिन अगर हमें पता हो कि हम कौन हैं, हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो हम उन मज़ों को छोड़ के अपने जो मेन काम है जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। तो सीकर उसमें लेसन यही लर्न करता है कि पेशेंस और बैलेंस किस तरह बनाए रखे ताकि वो एक पर्पसफुल काम में लगा रहे, अपने एफर्ट्स को बहुत सही तरीके से हार्मोनाइज करे एंड एक्सेप्ट और डिवाइन टाइमिंग का के लिए वो प्रिपेयर रहे कि किस तरीके से वो चीज़ें काम करने वाली हैं। तो ये थे कुछ एआई रिस्पॉन्सेज जो हमें मिले। अब हम लास्ट सेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि हैं बुक्स ऑफ विजडम। तो इस स्टोरी को लेके जब हमने एआई से चेक किया कि ऐसी कोई बुक्स हैं जो इसको रिलेटेड हमारी थिंकिंग को, डिसिप्लिन को, लॉन्ग टर्म थिंकिंग जो हमारी है वो उसको इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकती हैं, तो उसने हमें 3 बुक सजेस्ट की जो कि हमने वर्डप्रेस ब्लॉग पे भी लिंक अटैच किया हुआ है। आप उसके थ्रू उन बुक्स को ख़रीद सकते हैं, उनको चेकआउट कर सकते हैं। तो बुक्स के नाम कुछ इस तरह हैं। 3 बुक्स जो हम आपको सजेस्ट करेंगे वुड बी द पावर ऑफ हैबिट बाय चार्ल्स डुइक, एंड एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर एंड रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। अब इन तीनों को क्यों मेंशन किया, तो वो
एआई ने उसका रिस्पॉन्ड भी किया है कि द पावर ऑफ हैबिट और एटॉमिक हैबिट एम्फसाइज कर रही है कि कंसिस्टेंट एफर्ट और प्रिपरेशन, छोटे छोटे स्टेप्स जो हम लेते हैं उसमें भी ये जो कंसिस्टेंट एफर्ट और प्रिपरेशन हम करते हैं वो क्रिटिकल सक्सेस के कैसे कारण बन जाती है, और हमारी जो फ्यूचर स्ट्रगल हो सकती थी उसको हम किस तरीके से अवॉइड कर सकते हैं। जैसे चींटियों ने अवॉइड किया खाना ढूंढने का, जो उनके ऊपर प्रेशर बनता सर्दियों में और बाहर निकलना पड़ता, जो कि उनके लिए काफ़ी मुश्किल रहता है सर्दियों के समय में, वो उन्होंने अवॉइड किया। उसी तरीके से हम लोग भी अपनी डेली हैबिट्स और डेली एफर्ट्स को अगर हम प्रिपरेशन के तरीके से लें और अपने काम में लगे रहें, अपने आप को एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी में लगाए रखें, तो हम जो हमारे अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस आते हैं अचानक, उसमें भी हम डरेंगे नहीं और उसके लिए हम तैयार रहेंगे। देन कम्स रिच डैड पुअर डैड। वो क्या, किस लिए उसने सजेस्ट किया, तो ये रीइंफोर्स करता है आइडिया ऑफ लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड टेकिंग एक्शन टू प्रिपेयर फाइनेंशियली, कि हम जो थिंकिंग जो हमारी है, हमने जो एक्शंस लेने चाहिए अपनी फाइनेंशियल्स, जो हमारी सिचुएशन है, जो आर्थिक स्थिति है, हमारे काम से जो इम्पैक्ट होती है, हमारी सोच जो आध्यात्मिकता से बनती है, वो सोच उससे इम्पैक्ट होती है। उसमें रिच डैड पुअर डैड वो एक ऐसे आइडियाज़ को लेकर आती है जिससे हमें पता चलता है कि करंट रियलिटी में फाइनेंस सिस्टम किस तरह काम करता है, लोगों की सोच किस तरीके से होती है, वो कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस बुक को पढ़ के। तो ये कुछ 2-3 बुक्स सजेस्ट की थी, वो हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। अब लास्ट, आपने सबसे बड़ा धन्यवाद कि इस वीडियो को यहाँ तक आप सुने, आप यहाँ इस सफ़र में आए। ये साफ साफ दर्शाता है कि आप विजडम को समझने के लिए डीप डाइव करना चाहते थे। आपने स्टोरी एंट एंड द ग्रास हॉपर से जो भी ग्रास्प किया उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ये स्टोरी हमें साफ साफ दिखाती है कि इम्पोर्टेंस क्या है प्रिपरेशन की, हमारे फ्यूचर के लिए हम जो काम करते हैं अपने आज को मेहनत लगा के स्थिर बनाने में, वो किस तरीके से हमें मदद कर सकता है अनफेवरेबल सर्कमस्टांसेस से भी हिम्मत से निकलने के लिए। तो ये वो दिखाती है। जो कॉल टू एक्शन आपके लिए मेरी तरफ से रहेगा वो सिंपल सा इतना है कि कंपस ऑफ विजडम जो ये प्लेटफॉर्म है, ये विजडम रिलेटेड डिस्कशंस के लिए ही हमने क्रिएट किया है। तो इसमें 3 प्लेटफॉर्म, यानी कि आप इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें बहुत डिटेल में बताया गया है कि किस तरीके से आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये कंपस ऑफ विजडम है क्या, आपकी इन्वॉल्वमेंट किस तरीके से रहेगी, तो वो तो हेल्प करेगा ही। बट शॉर्ट में बताते हैं कि क्लब हाउस जो है, वहाँ पर कंपस ऑफ विजडम हमने हाउस बनाया हुआ है, उसको आप आईडी क्रिएट करके एज अ मेंबर ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर जो रूम्स और डिस्कशन होंगे उसका पार्ट बनिए, उसमें आप लिसनिंग में रह सकते हैं। आपके पास कुछ नए विजडम रिलेटेड आइडियाज़ हैं, आपको लगता है इस स्टोरी से रिलेटेड आपको और कुछ जानना या समझना, या ऐसी ही और विजडम रिलेटेड स्टफ़ के बारे में और डिस्कशंस आपको पार्टिसिपेट करना है, तो वो हाउस ज्वाइन कीजिए। वहाँ हम रूम्स क्रिएट करते हैं और लाइव इंटरेक्शंस होती है। तो वो एक चैनल हो गया। दूसरा हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप चेकआउट कीजिए। वहाँ पर जो वीडियोस हैं, कोट नीति जो हमारा शो है जहाँ पे हम कोट्स डिस्कस करते हैं इसी फॉर्मेट में, कंपस ऑफ विजडम वाले, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। और ऐसी और भी वीडियोस हम डालेंगे तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। जो हमारा ब्लॉग है wordpress.com पर, compassofwisdom.wordpress.com वो वेबसाइट है, उस पर हमने इसी रिलेटेड कोट नीति, स्टोरी ऑफ विजडम, फ्री फ्लो जो हमारी डिस्कशंस होंगी उसको रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं, बुक्स जो हम सजेस्ट कर रहे हैं जिससे हम विजडम गेन कर सकते हैं टू मेक सेंसिबल डिसीजन, फाइंडिंग डायरेक्शन एंड टेकिंग सेंसिबल डिसीजन रिलेटेड टू एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और स्पिरिचुअलिटी, उसमें बहुत हेल्प मिलेगी। एंड लास्टली हमारा जो एक्स अकाउंट यानी ट्विटर अकाउंट है, उस पे आपको कंपस ऑफ विजडम रिलेटेड सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप बिना किसी टेंशन के वहाँ पर अगर आपका अकाउंट है तो हमें फॉलो कीजिए, और जो भी आपको कंपस ऑफ विजडम रिलेटेड अपडेट्स आएंगी आप उनको फॉलो करके अपनी विजडम जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स कंटिन्यू ऑन दिस जर्नी ऑफ विजडम टुगेदर, जिससे हम अपना आजकल और अच्छा बना सकें और स्मार्ट डिसीजन ले सकें सही समय पर। धन्यवाद आप सभी को, आपने स्टोरी ऑफ विजडम पर अपना समय दिया। आपका दिन शुभ रहे।